माय डियर फ्रेंड्स। और क्या हाल चाल, आशा करते हैं कि आप सब सही होंगे। आप देख रहे हैं लॉ बीम्स। मैं आपका प्यारा मित्र सीके यादव। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम सभी लोग बात करने वाले हैं क्लेट पीजी का जो 2090 का सोल्यूशन पेपर था उसके बारे में। उसे हम लेकर आए हैं आज। सोल्यूशन पेपर में हम लोग वो सभी सेट अटेंड करेंगे जो 2019 और 2020, 2020 और 23 एंड 24 में अवेलेबल हुए थे किसी भी एग्ज़ाम के पीजी में। तो पीजी एग्ज़ाम का सिलेबस यह बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का क्लास। क्लेट पीजी सोल्यूशन पेपर और क्वेश्चन पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर जो प्रीवियस ईयर का है, और ऐसे ही हम लोग 5 सालों के प्रीवियस ईयर के 5 सालों के हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अटेंड करेंगे। चलिए शुरू करते हैं सेट नंबर ए 2019 का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्मली कंसाइडर्ड एज एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द आर्टिकल 368। मतलब ऐसा कौन सा फॉर्मली कंसाइडर्ड है जो अमेंडमेंट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर 68 में वह संबंधित नहीं है। मतलब ऐसा कौन सा थिंग्स है जो आपका अंडर 68 में संबंधित नहीं है, या वो जो अमेंडमेंट हुआ उस टाइम में तो वह लाइबल नहीं है। तो इसमें देखिए बेटा, आपका चेंज इन द चेंज इन द प्रियम्बल में भी चेंज हुआ था। सी में चेंज इन द पार्ट 4A के पार्ट में भी चेंजिंग हुआ था। एंड डी चेंज इन पार्ट 12 में भी चेंज हुआ था। इसमें आपका सिर्फ और सिर्फ एक आंसर बन जाएगा, वह सीधा सा क्या आंसर बनेगा आपका, क्रिएटिंग अ न्यू स्टेट के बारे में क्रिएट करना। क्योंकि आपका पता है कि ये आपके कौन से संबंधित है, सेक्शन 1 से रिलेटेड है, सॉरी आर्टिकल नंबर 1 से है। तो आर्टिकल नंबर 1 में यह कहा गया है कि कोई भी अगर नया स्टेट बनाया जाता है तो वो उसमें अटेंड किया जाएगा 2, 3 जो आपके डेफिनेशन, जनरल डेफिनेशन है। तो चलिए इसको थोड़ा सा ब्रीफ में देखते हैं। जो आपका आंसर होगा वो आपको पता चल गया कि आपका आंसर नंबर ए होगा। इसमें ज़रा सा जो हमने पढ़ा उसको ज़रा एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। जो आर्टिकल 368 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो प्रोसीजर है फॉर द अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का। इसमें बताया गया कि उसमें जो आर्टिकल 4 था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो प्रोवाइड करता है कि लॉ मेड द पार्लियामेंट्री अंडर द आर्टिकल 2। ठीक है, मतलब कोई पार्लियामेंट्री अंडर आर्टिकल 2 के अकॉर्डिंग कोई भी लॉ बना सकती है रिलेटिंग टू द एडमिशंस और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। मतलब किसी प्रकार किसी भी इस्टेब्लिशमेंट लेकर, जैसे मैंने बताया ना कि आर्टिकल नंबर 4 में क्या बिलोंग करता है बेटा, आर्टिकल नंबर 4 में आपको बिलोंग करता है कि आपके 4 के 2 में कोई भी न्यू स्टेट को आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, और आगे देखिए, अल्टरनेट एरियाज, बाउंड्रीज एंड नेम एक्सटेंडेड स्टेट। मतलब आप किसी प्रकार से उसका कोई भी नया नाम रख सकते हो, कोई भी नई राज्य बना सकते हो, या कोई भी नई बाउंड्री बना सकते हो इस राज्य की, या उसे कोई नया एरिया रख सकते हो। ठीक है, यह आपका जो है फोर्थ शेड्यूल्स एंड फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल्स एंड द supplementals, incidentals and the consequential matters shall not be deemed to be the amendment of constitution for purpose of article 368। मतलब ये आर्टिकल 368 में किसी प्रकार से वर्णित नहीं है, क्योंकि आपका आर्टिकल 4 के सब आर्टिकल 2 में दिया हुआ है। दिस मीन्स, इसका मतलब यह है कि क्रिएशन ऑफ अ न्यू स्टेट इज नॉट फॉर्मली कंसाइडर्ड एज एन द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द आर्टिकल 368। मतलब किसी प्रकार से कोई भी न्यू स्टेट का जो क्रिएशंस है वो 368 से बिलोंग नहीं करता। तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड कि कौन किससे संबंधित है क्रिएशन न्यू स्टेट। आपका आर्टिकल 4 में प्रोवाइड किया गया है कि पार्लियामेंट्री आर्टिकल 2 के अकॉर्डिंग किसी प्रकार से न्यू स्टेटमेंट कर सकती है, कोई भी नया राज्य बना सकती है 2, 3 और 4 के अकॉर्डिंग। अब जरा बात कर लेते हैं कि आर्टिकल 5A में क्या बात की गई है। चेंज द प्रियम्बल्स क्या है कि किसी प्रियम्बल को चेंज किया सकता है इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के, एज इट सेट्स आउट ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल्स एंड द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी बेसिक प्रिंसिपल पर या बेसिक प्रिंसिपल के ऑब्जेक्ट्स पर उसे चेंज किया सकता है। एनी चेंज टू प्रियम्बल इज देयर फॉर कंसाइडर्ड टू द सिग्निफिकेंस अमेंडमेंट। वह बहुत ही मूल्यवान और बहुत ही प्रतिभूति आपका प्रियम्बल चेंजिंग था। और जो आपका 4A है
और 4A में यह कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डील्स करेगा फंडामेंटल ड्यूटीज से। फंडामेंटल ड्यूटीज आर मोरल ऑब्लिगेशंस ऑफ एवरी सिटीजन्स। आप सभी को पता है कि फंडामेंटल जो ड्यूटीज हैं वो बहुत ही मोरल ऑब्लिगेशंस है, ठीक है, किसी भी सिटीजन्स को लेकर के जो इंडिया में बिलोंग करता है। एनी चेंज एवरी सिटीजन्स टू हेल्प प्रमोट्स द वेल बींग्स ऑफ द नेशंस। एनी चेंज ऑफ पार्ट 4A इज देयर फॉर कंसिडर्ड टू बी एन इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट। मतलब उस टाइम पीरियड में 4A में अमेंडमेंट किया गया था। और उसके बाद एक जो हमने देखा पार्ट 12, उसमें क्या हुआ था कि कॉन्स्टिट्यूशंस डील्स विथ फाइनेंस प्रॉपर्टी। आप सभी को पता है फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड साइट्स। दिस पार्ट contains important provisions relating to the government's financial powers and the rights of the citizens। मतलब क्या आ गया कि कोई पर्सन यदि जैसे मान लो कोई व्यक्ति है वो बहुत ज़्यादा पैसा कमाता है, ठीक है, और वो बी नामक गवर्नमेंट से वो पैसे छिपा कर रखता है, तो जो फाइनेंशियल आपकी प्रॉपर्टी होगी वो सभी साइट्स पर गवर्नमेंट का अधिकार होगा। मतलब गवर्नमेंट यह जानने का अधिकार रखेगा कि किस तरीके से आप किस पैसे कमा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो हु प्रोवाइड्स ओवर द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। मतलब वह कौन है जो प्रोवाइड करता है 2 हाउसेज का सिटिंग को, मतलब साथ में दोनों का संचालन करता है। स्पीकर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, नॉमिनी ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो जाहिर सी बात है भाई, प्रेसिडेंट तो कभी होता ही नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं होता, आपका बचा स्पीकर। तो स्पीकर क्या होता है आपका लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, तो दोनों आपके हाउसेस पार्लियामेंट रहे वो दोनों में स्पीकर का काम करता है। किस तरीके से, जरा इसको हम डीपली जानते हैं। द स्पीकर्स ऑफ द लोकसभा प्रोवाइड्स ओवर द ज्वाइंट सिटिंग्स ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इन द अब्सेंस ऑफ स्पीकर। स्पीकर के अब्सेंस पर लोकसभा का जो स्पीकर है वो दोनों को ज्वाइन कर सकता है। द डिप्टी स्पीकर्स ऑफ लोकसभा प्रोवाइड्स ओवर द ज्वाइंट सिटिंग्स। डिप्टी स्पीकर जो होता है वो लोकसभा को प्रिसाइड्स करता है कि दोनों साथ में बैठें, दोनों का संचालन साथ में हो। इफ बोथ द स्पीकर्स एंड द डिप्टी स्पीकर्स आर एब्सेंट। यदि दोनों एब्सेंट हैं तो उस स्थिति में आपका राज्यसभा का जो चेयरमैन होगा वो इस चीज़ को ज्वाइंट सिटिंग करेगा। मतलब एक बार फिर समझिए, अगर लोकसभा का आपका स्पीकर है तो वो कर सकता है, या लोकसभा के स्पीकर यदि एब्सेंट है तो उस स्थान में डिप्टी स्पीकर कर सकता है। अगर डिप्टी स्पीकर भी एब्सेंट है तो उसके स्थान पे डिप्टी चेयरमैन करेगा। जॉइंट सिटिंग्स ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट्री आर रेयर बट दे मे बी convened to resolve deadlocks between the 2 houses of certain matters such as the elections of the presidents और द वाइस प्रेसिडेंट्स। मतलब यदि दोनों ऑप्शंस होते हैं तो इस मैटर्स में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट आपके कंसिडर करते हैं उन सभी किसी भी बिल को लेकर के। और यहाँ जो वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस हैं ये आपके बिलोंग नहीं करते किसी भी तरीके से पार्लियामेंट्री के दोनों हाउसेस से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में बात किया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ जजेज इज नॉट मेंशन्स इन द कॉन्स्टिट्यूशंस। मतलब किस प्रकार के जज आपके कैटेगरी में मेंशन्स नहीं है इन द कॉन्स्टिट्यूशन में। एक्टिंग जज, एडिशनल जज, एडॉक जज एंड प्यूसेंट जज। तो आपको सभी को पता है कि एक्टिंग जज भी हैं, एडिशनल जज भी हैं। एक्टिंग मतलब वही जो आपका कार्य करते हैं, ठीक है। एक्टिंग मतलब यहाँ एक्टिंग वाला एक्टिंग मत समझ लीजिएगा जैसे कि शाहरुख खान, सलमान खान ये सब जो एक्टिंग करते हैं वो सब एक्टिंग नहीं है बेटा। यहाँ एक्टिंग का मतलब है एम्पावर्ड, ठीक है। एडिशनल जज एंड एडॉक जज। एडॉक जज मतलब होता है जो आपके कुछ समय के लिए जज बनते हैं। आपका प्यूसन जज नहीं अवेलेबल है, ठीक है, ये आपका किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, द राइट टू वोट इलेक्शंस इन इंडिया इज मतलब जो आपका राइट टू वोट का अधिकार है वो कैसा अधिकार है, फंडामेंटल है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, स्टैट्यूटरी है या कस्टमरी है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल, फंडामेंटल राइट्स मतलब वोट करने का अधिकार या चुनने का अधिकार।
क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 बोला गया कि फंडामेंटल राइट्स टू फॉर्म्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज इज प्रोवाइडेड अंडर, मतलब जो फंडामेंटल राइट्स है उसके अकॉर्डिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज है वो किसके अंडर में आता है, तो आता है 19A के सी में। ठीक है, मतलब आपके 19 के ए के सी में बिलोंग करता है आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी। 6 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 6 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, मतलब जो ऑर्डिनेंस है वो मेकिंग पावर करता है प्रेसिडेंट को किस आर्टिकल, किस कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के थ्रू, या कह सकते हैं कि किसके तहत वो करता है। अगर वो एक पावर इम्पोज करेगा, पावर बनाता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या कहलाएगा, एन एग्जीक्यूटिव पावर कहलाएगा, लेजिस्लेटिव पावर कहलाएगा, क्वासी लेजिस्लेटिव होगा या क्वासी एग्जीक्यूटिव होगा। तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा एग्जीक्यूटिव पावर, क्योंकि प्रेसिडेंशियल अगर अंडर है तो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, एग्जीक्यूटिव पावर होगा। जैसे मान लीजिए कि उसने आपका आपातकाल घोषित कर दिया, मतलब इमरजेंसी लागू कर दी, तो इमरजेंसी लागू करने के टाइम पीरियड में कोई भी प्रेसिडेंट होता है तो वो एग्जीक्यूटिव पावर बन जाता है। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 7 नंबर कहा गया कि द कॉन्करेंस पावर्स टू इम्पोज टैक्स हैज़ बिन प्रोवाइडेड अंदर, मतलब कॉन्करेंट टैक्स किस तरीके से किसके अंडर में आता है, कौन से आर्टिकल के अंदर में, तो ये आपका हो जाएगा आर्टिकल 246A। मतलब जो, फिर समझिए, कॉन्करेंट पावर्स टू इम्पोज टैक्स का पावर कॉन्करेंट में किस अनुच्छेद के तहत है, तो ये आपका आर्टिकल नंबर 246A। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो कहा गया है गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल इज सेटअप अंडर, मतलब गुड और सर्विस टैक्स जो है वो आपको किसके अंडर में आता है। अभी इससे पहले हमने देखा था कॉर्पोरेट का जो टैक्सेस है वो किसके इम्पोज में आते हैं, तो आपका 246 है। और यहाँ बात किया गया है द गुड्स ऑफ सर्विस टैक्स काउंसिल्स इज सेटअप, मतलब काउंसिल जो है सर्विस टैक्स का, गुड्स टैक्स का, वो किसके अंडर में है, तो आपका राइट आंसर है अंडर 279A, मतलब 279A के अकॉर्डिंग में आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल सेटअप किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसे हम नॉर्मल में जीएसटी काउंसिल भी कहते हैं। ठीक है, जीएसटी काउंसिल से कुछ स्टेट्स मैटर्स हैं जिसे आप समझ सकते हैं कि जो गुड्स और सर्विस दैट आर टू बी सब्जेक्टेड टू जीएसटी, मतलब गुड और सर्विस टैक्स दोनों आपके जीएसटी के इंक्लूडिंग होते हैं, एंड द रेट्स ऑफ द विथ जीएसटी टू बी लीव्ड, ओके, एंड द प्रिंसिपल्स दैट आर द गवर्न द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। इसे आप इजीली अटेंड कर लीजिएगा। ठीक है, कुछ है नहीं इसमें। और काउंसिल की बात कर लेते हैं जरा सा, कौन कौन से मेंबर्स आपके काउंसिल्स होते हैं इसमें। फर्स्ट नंबर होता है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, मतलब संघ शासित प्रदेश का जो आपका फाइनेंस मिनिस्टर होता है। सेकंड होता है यूनियन मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, कोई भी इंचार्ज रेवेन्यू फाइनेंस ऑफिसर। ठीक है, मतलब स्टेट में भी होता है और आपके सेंट्रल में भी होता है। और कोई भी मिनिस्टर्स जो चार्ज हो फाइनेंस एंड टैक्सेशन का अदर मिनिस्टर के अकॉर्डिंग नॉमिनेटेड हो बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स। ठीक है, हर एक स्टेट गवर्नमेंट के अलग अलग आपके नॉमिनेट होते हैं किसी प्रकार से टैक्सेशन को वसूल करने के लिए। एक बार फिर से रिविजन कर लीजिए। 246A में आपका टैक्सेशन एक्ट और 279 में आपका बात किया गया है गुड एंड सर्विस टैक्स के काउंसिल के बारे में। 9 की बात करें तो 9 में बात किया गया बेटा, क्वेश्चन नंबर 9, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स असेंबली कौन थे, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर और कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपके असेंबली कौन थे, तो आपके वो थे बी एन राव। कौन थे, BN राव। यहाँ जो अंबेडकर जी थे ये भाई ये तो सभी को पता है। ठीक है, जरा एक बार BN राव के बारे में पढ़ लेते हैं कि क्या है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर्स का काम किया था इन द टाइम पीरियड ऑफ क्रिएटिंग कॉन्स्टिट्यूशंस। तो ये BN राव जो थे, जिन्हें हम बंगाल नरसिंह राव के भी नाम से जानते हैं, कौन से किस नाम से, बंगाल नरसिंह राव, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे उस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा। एंड ही वाज रिन्यूड ज्यूरिस्ट एंड द डिप्लोमेट एंड ही प्लेड अ रोल ऑफ ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब इन्होंने एक अहम भूमिका निभाई थी आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्रिएटिंग में।
ये आप यहाँ से राइट कर लीजिएगा जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे, क्योंकि इतना ज़्यादा उसमें से कुछ क्वेश्चन बनने वाले हैं ही नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ जानने के लिए थोड़ा सा आपके लिए वो है कि वो 1887 में मैंगलोर कर्नाटका के पास जन्म लिए थे, और उन्होंने स्टडी मद्रास लॉ कॉलेज से किया, जिसे हम यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के नाम से जानते हैं। आगे उन्होंने ग्रेजुएटिंग किया और लास्ट में उन्होंने सिविल सर्विस ज्वाइन की 1910 में। ठीक है, ये उनके बारे में, बंगाल नरसिंह राव के बारे में। अभी यहाँ देखिए, राव पास्ड अवे इन 1953। ही लेफ्ट बिहाइंड द लेगेसी ऑफ पब्लिक सर्विस एंड द स्कॉलरशिप दैट कंटिन्यूज टू द इंस्पायर पीपल्स टू दिस डे। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 में बात किया गया बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट्स इन रिलेटिंग टू द कोलेगियम। कोलेगियम से संबंधित कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। तो इसमें आपका सबसे राइट आंसर होगा अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जजेज इन द हायर जुडिशरी। ये क्या होता है, ये आपके कोलेगियम्स के इंक्लूड में आते हैं। जो कहा गया कि अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जजेज क्या होता है, हायर जुडिशरी में आपके कोलेगियम्स होते हैं। यहाँ देखिए, कोलेगियम सिस्टम होता क्या है, इस जरा समझ लीजिए। कोलेगियम सिस्टम्स इज अ सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जजेज इन द हायर जुडिशरी ऑफ इंडिया। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, कोलेगियम्स। कोलेगियम्स इज कंपोज्ड ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द 4 अदर सीनियर्स मोस्ट जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, उनके पास किसी प्रकार के विशेष इजाज़त होते हैं। 21 क्वेश्चन की बात करें, हम लोग वही क्वेश्चन अटेंड कर रहे हैं जो आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित है। ठीक है, बाकी और जो क्वेश्चन है वो आपको अगले क्वेश्चन में मिल जाएंगे, अगले पेपर में मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन किया गया है कि रिजर्वेशंस इन प्रमोशंस विथ कॉन्सिक्वेंशियल्स सीनियोरिटी इन फेवर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्रिब्स इज फैसिलिटीज बाई। मतलब शेड्यूल कास्ट SC ST के बारे में किस आर्टिकल में वर्णन किया गया है। तो आपका ये 16(4)A के अकॉर्डिंग है। 16(4)A में क्या कहा गया, शेड्यूल कास्ट अर्थात SC ST के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में बात किया गया है आर्टिकल 141 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स। मतलब 141 में क्या कहा गया है आर्टिकल में। तो 141 में कहा गया है लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग इन ऑल कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब कुछ भी यदि कोई भी चीज़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू कोई भी जज यदि डिक्लेयर करता है तो हर एक टेरिटोरियल में, मतलब हर एक टेरिटरी में, हर एक क्षेत्र में वह लागू की जाएगी, अलाउ की जाएगी। आर्टिकल 144 को जरा डिफाइन कर लेते हैं क्या है। आर्टिकल 144 कहा गया है कि स्टेट्स दैट द लॉ डिक्लेयर्स बाय द सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग्स ऑन द ऑल कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। दिस मीन्स दैट ऑल कोर्ट्स इंक्लूड द हाई कोर्ट आर बाउंड टू फॉलो द लॉ एंड इंटरप्रेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। मतलब किसी न किसी तरीके से आप इंटरप्रेटेड होते हैं किसी भी कोर्ट से, मतलब कंबाइन करते हैं आप आर्टिकल 141 से। क्वेश्चन नंबर 23, डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सेप्शंस एंड वेंसबरी प्रिंसिपल्स वर रेड बाय सुप्रीम कोर्ट इनटू। मतलब ये आपके जो प्रिंसिपल्स हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट, ये आपके किस प्रिंसिपल के बेस पर आपका सुप्रीम कोर्ट इंट्रो करता है। तो आपका है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 में बात किया गया है डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सेप्शंस। ठीक है, एक्सप्रेशंस में आप पढ़ सकते हैं कि इसे आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो इंडिया है उसने कहा कि डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट जो है आपका एक्सेप्शंस इज इम्प्लीसिट इन आर्टिकल 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच गारंटीज इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड द इक्वल प्रोटेक्शंस बाय ऑफ द लॉ, जिसे हम क्या कहते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सेप्शंस। क्वेश्चन नंबर 24,
24 में कहा गया है अ 7 member benches of the court Supreme Court unanimously struck down clauses 2D of Article 323A and clauses 3D of Article 323B of the Constitution relating to tribunals, which included the jurisdictions of High Court and Supreme Court. The court held that power of judicial review over legislative actions is vested in the High Court under Article 226 and the Supreme Court under Article 32. This is an integral part of basic structures of the Constitutions. Name the case. इसमें आपको केस का नाम बताना है कि वो कौन सा केस था जिसमें कहा गया कि आर्टिकल 323 और आर्टिकल सब आर्टिकल जो ये सब हैं यह आर्टिकल 23 के अकॉर्डिंग में किसी प्रकार से किसी हाई कोर्ट में नेमली नहीं की जा सकती। तो कहा गया था एल चंद्रन कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, जो उस टाइम पीरियड का केस था। क्वेश्चन नंबर 25, द फ्रेज कंप्लीट जस्टिस यह किसमें कहा गया है? कंप्लीट जस्टिस कहा गया है 142 में, मतलब पूर्ण न्याय। 142 में कंप्लीट जस्टिस का वर्णन है किसी भी काज में। क्वेश्चन नंबर 26 रिलेट करता है कि अ मिनिमम नंबर ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हु आर टू सिट डिसाइड any case involving the substitutional questions of the law as to be the interpretations of the constitution shall be, मतलब कितने जजेस बैठ करके आपके कम से कम आप किसी भी जो डिसाइड करते हैं सब्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस के बारे में, तो वो क्या होता है, कितने जजेस हो सकते हैं? तो वो आपके होते हैं 5। ये आपका दिया गया है 145 के 3 में। यहाँ देख सकते हैं कुछ ऐसे केसेस थे, सम एंड द लैंडमार्क केसेस डिसाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेज इंक्लूड, मतलब कुछ ऐसे केस थे जहाँ पर पांच जजेज बैठ करके आपके डिसाइड किए थे। जिसमें आपका है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, दूसरा है मैनवरा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तीसरा है WR ग्रेस एंड कंपनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, SR बोमाई वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, एंड लास्ट है इंदिरा सावनी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। ये सभी आपके ऐसे केसेस थे जो आपके इंट्रोड्यूस किए गए हैं किसी भी एबिलिटी ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशंस को लेकर के, कुछ में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को लेकर के, कुछ में आपके स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के, ठीक है, जो आपके 5 जजेस के केसेस थे। क्वेश्चन नंबर 27 में बात किया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटीज वाज इंसर्टेड बाय वे ऑफ एन अमेंडमेंट इन 202। तो इसका राइट आंसर होगा, जो ये अमेंडमेंट होता वो आपका हो जाएगा हु इज पेरेंट्स एंड और गार्जियन प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और एज द केस मे बी वन बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स, मतलब जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको पूरी तरीके से शिक्षा का अधिकार देने के लिए गवर्नमेंट ने इंसर्टेड बाय वे किया, अमेंडमेंट किया था 2002 में। अब जरा समझ लीजिए इसको। 2002 में जो अमेंडमेंट किया गया था उसमें बताया गया कि सेक्शन 51A के अकॉर्डिंग फंडामेंटल ड्यूटीज में इसे डाला गया, ठीक है, जिसमें 50A डिनोट करता है इन सभी फंडामेंटल ड्यूटीज को। अपहोल्ड टू प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी यूनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, टू अबाइड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स ideals and institutions, the national flag and the national anthem, and cherish and follow the noble ideals which inspired our nations and struggles for freedom, and define the country and renders national service when called upon do so. Promoted harmonies and the spirit common brotherhood and amongst all the peoples India, irrespective of the religious, race, caste, language, regions and genders.
ये सभी आपके 51 के अकॉर्डिंग है, जिसमें आपके टोटल आई थिंक 11 ड्यूटीज दी गई हैं। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। 10 क्वेश्चन नंबर 28 पार्लियामेंट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इसमें पार्लियामेंट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस में संबंधित है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सभी को पता है कि वो पार्लियामेंट्री आपके 2 हाउसेस हैं, ठीक है, एक लोकसभा दूसरा राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 29 बात किया गया है द गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल्स शैल मेक recommendations to the union and the state a member of issue special provisions to how many states the council can make the recommendations। 11 तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो टोटल आपके 11 हैं, ठीक है, जो आपके किसी भी टैक्सेशन लॉ को स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि जो आपके टैक्स काउंसिल्स हैं जीएसटी के, उसे 11 प्रकार के स्पेशल प्रोविजंस स्टेट को दिए गए हैं। असम को, अरुणाचल प्रदेश को, जम्मू कश्मीर को, मणिपुर को, मेघालय को, मिजोरम को, नागालैंड और सिक्किम को। यहाँ से आप बना सकते हो आज मम्मी ने क्या बन सकता है इसका ट्रिक, आज मम्मी ने से आपका नागालैंड एंड अगला हो जाएगा सतह उठाई। आज मम्मी ने सतह उठाई। तो अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मम्मी से आपका 3 एम होंगे, नैन से आपका नागालैंड और सतह से सिक्किम, त से आपका त्रिपुरा, ह से आपका हिमाचल प्रदेश और उठाई का मतलब उत्तराखंड। ये आपके टोटल 11 है जो आपके किसी भी जीएसटी काउंसिल्स के क्या हैं, जीएसटी काउंसिल्स स्पेशल प्रोविजन स्टेट हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में बात किया गया है व्हाट इज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस। तो सभी को पता है 31 आपके 30 होते हैं जस्टिस एंड 1 होता है चीफ जस्टिस। यहाँ आप इसे देख सकते हैं। और यहाँ पर ये बताया गया कि पार्लियामेंट्री ने ऑथोराइज किया है कि आपके 34 जजेज हो सकते हैं, जिसमें आपके सुप्रीम कोर्ट करंट में स्ट्रेंथ जो सुप्रीम कोर्ट का है वो 32, लिविंग 2 वैकेंसीज टू बी फेल्ड, मतलब जो 32 होता है उसमें से आपके 31 to 34 माने जाते हैं, ठीक है। मतलब टोटल स्ट्रेंथ की बात करें तो 2019 के बाद से ये इंक्रीज कर दिया गया और 31 to 34 कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। तो 32 में कल बोला गया कि इन विच केस द डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी वाज एक्सटेंडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो ये आपका कहा गया था कोयता हालान वर्सेज जेक्यू। क्वेश्चन नंबर 33 में बात किया गया है एमंग द फॉलो जजेज अगेंस्ट whom the motions for removal were initiated in either house of parliament। मतलब कौन से ऐसे केस में आपके कौन से ऐसे जजेज ने यह माना कि जो मोशंस ऑफ रिमूवल है वो इंटीग्रेट करता है किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट को। तो आपका था जस्टिस रामास्वामी एंड जस्टिस सुमित्रा सेन। क्वेश्चन आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें तो इसमें कहा गया कि रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट इन राम जन्मभूमि केस, जो राम जन्मभूमि केस था तो उसमें आपके
सुप्रीम कोर्ट के रिसेंटली में क्या ऑर्डर, किसके अकॉर्डिंग ऑर्डर दिया गया? तो इसमें एक ऑर्डर दिए गए हैं मेडिएशंस बाय द पैनल। ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 में बोला गया द कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। कॉन्स्टिट्यूशन डे किस दिन मनाया जाता है? सभी को पता है, बहुत ही आंसर है 26 नवंबर। अब यहाँ पर बहुत से लोग 26 जनवरी दे रहे होंगे। अब जब हम आपको समझा दें कि 26 नवंबर को बनाया गया था और इसी दिन विधि दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विधि दिवस, अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन डे। और आपको जो 26 जनवरी को मनाते हैं बेटा, वो आपका गणतंत्र दिवस होता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट रिपब्लिक डे। यहाँ सभी सार है, आप इसे अटेंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में कहा गया इफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इज एडुकेटली रिप्रेजेंटेड द प्रेसिडेंट्स में नॉमिनेटेड नॉन मोर देन, तो सभी को पता है 2। मतलब जो एंग्लो इंडियन होते हैं किसी भी कम्युनिटी के, कम से कम 2 पर्सन्स को नॉमिनेट कर सकता है। कहाँ? लोकसभा में। वो को भी कौन से आर्टिकल के थ्रू करता है? लोकसभा में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के पर्सन्स को रिप्रेजेंट करता है आर्टिकल आपके 331 में, जो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। और इसी में बात करें तो लोकसभा में आपके एंग्लो इंडियन कौन स्थापित करता है? आपका प्रेसिडेंट करता है, नॉमिनेट करता है 2 मेंबर को। क्वेश्चन नंबर 37 में बात की गई है इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट अप्लाइड द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर द रूलिंग फॉर द फर्स्ट टाइम टू द रिजॉल्व अ कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन। मतलब किस क्वेश्चन में कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई थी? ये आपका था गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, फर्स्ट टाइम। ये क्वेश्चन कई बार बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 38 हाउ मेनी जजेस द सुप्रीम कोर्ट वर suppressed in the appointment of the Justice A.N. Ray as a Chief Justice of India? आंसर बी 3 नंबर। क्योंकि उस टाइम पीरियड में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के टाइम में, ज़रा इसे समझिए कि सुप्रीम कोर्ट जजेस में सप्रेस्ड किए गए इन अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज। इसमें आपके A.N. रे थे, चीफ जस्टिस थे इंडिया के, और उसके साथ में आपके JMS शीतल हैं एंड जस्टिस A.N. ग्रोवर हैं एंड साथ में जस्टिस K.S. हेड्स हैं। मतलब इन सभी को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 39 बात किया गया है द डॉक्ट्रिन प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी वर फाउंड बेस्ड ऑन द प्रोविजंस ऑफ। मतलब किसके प्रोविजंस से आपका स्टेट पॉलिसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स रिलेटेड है? मतलब DPSP की बात कर रहे हैं बेटा, DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहाँ से लिया गया है, कहाँ से फ्रेम्ड किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। DPSP अब कहाँ से लिया गया है? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। इसे आप अटेंड कर सकते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 40 में कहा गया द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हु पास्ड अवे वाइल इन द ऑफिस वाज। तो आपके थे जस्टिस सुभाष जी मुखर्जी। 20th नंबर के आपके जस्टिस थे। क्वेश्चन नंबर 41 एवरी promise and every setup of promise forming the considerations for each other is known as। मतलब एवरी जो आपके प्रॉमिस होते हैं वो सभी किस प्रकार से आपके फॉर्मिंग में आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उसे हम कहते हैं एग्रीमेंट। मतलब आप किसी से प्रॉमिस करते हैं तो प्रॉमिस मीन्स एग्रीमेंट। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आप देख रहे थे लॉ बीम्स।
मैं आपका प्यारा मित्र CK यादव। ये तो अभी हमने अटेंड किया आपका 2019 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। 2019 में सेट ए हमने देखा, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला था आपके क्लैट पीजी में। क्लैट पीजी की संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ मिल जाएगी। और यदि आप क्लैट पीजी की तैयारी भी करना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के हर एक सब्जेक्ट की ईजिली वहाँ आप टॉपिक वाइज इसे कवर कर सकते हैं। वहाँ आपको टॉपिक वाइज स्टडी कराया गया है। आप इजीली जा कर के हर एक चीज़, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, आपके IPC CRPC, एविडेंस एक्ट, सभी चीज़ वहाँ आपकी अवेलेबल हैं। आप वहाँ जाइए और प्लेलिस्ट से सभी चीज़ें अटेंड करिए। आज के लिए इतना ही। टाटा, बाय बाय।